राजकोषीय नीति पार्ट 1 में हमने जाना राजकोषीय नीति क्या होती है, राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है, राजकोषीय नीति में कौन कौन से मुख्य हमारे उद्देश्य हैं जिनको पूरे किए जाते हैं, उसमें टैक्स और सब्सिडी का क्या रोल होता है, इसको हमने जाना। इस राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी पार्ट 2 में हम जानेंगे कि ये राजकोषीय नीति 2 प्रकार की होती है। एक एक्सपेंडिचरी फिस्कल पॉलिसी जिसे हम उदार राजकोषीय नीति कहते हैं, और दूसरी जो हमारी कठोर, एक तरह से कठोर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सरकार टैक्स बढ़ाती है, इसमें सरकार सब्सिडी घटाती है। तो ये राजकोषीय नीति कैसी होती है और इसके द्वारा सरकार कैसे अपने 3 उद्देश्यों को पूरा करती है। 3 उद्देश्यों को फिर से एक बार रिपीट कर दें। पहला है प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि कीमत स्थिरता, दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, और तीसरा क्या है, इनइक्वालिटी को दूर करना, असमानता को दूर करना। तो अपने तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी में किस प्रकार से काम करती है, और फिस्कल पॉलिसी में काम करने के लिए सरकार को 3 इंस्ट्रूमेंट चाहिए। कौन कौन से? पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रिसीप्ट्स एंड पब्लिक डेट, यानी कि सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण। इनके माध्यम से सरकार अपने 3 उद्देश्य पूरा करती है। उसके लिए सरकार 2 प्रकार की राजकोषीय नीति निर्धारित करती है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 में। तो ये जो 2 प्रकार की राजकोषीय नीति है सरकार की, एक है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और दूसरी है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, यानी कि उदार मौद्रिक नीति, कठोर मौद्रिक नीति। शब्दों में बहुत कुछ छुपा होता है। अगर बाकी चीजें आपको नहीं भी समझ में आ रही हैं तो शब्दों को देख लीजिए। उदार मौद्रिक नीति में क्या होती है? उदार में सरकार उदार हो जाती है, और सरकार जब उदार हो जाती है तो क्या करती है? सरकार जब उदार हो जाती है तो टैक्स कम कर लेती है, यानी कि कट टैक्सेस कम कर देती है। और क्या करती है? जो स्पेंडिंग है, जो सरकार के खर्चे हैं, उनको क्या कर देती है? बढ़ा देती है। यानी कि सरकार जब टैक्स में कमी कर देती है और जब अपने खर्चे बढ़ा देती है। खर्चे बढ़ाने का मतलब क्या है? सब्सिडी को बढ़ा देती है, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं करती है। सरकार हमारे ऊपर उदार हो जाती है। ऐसे देखिए, जब सरकार आम आदमी पर उदार हो जाती है, खर्चे करने के मामले में उदार हो जाती है, टैक्स कम करने के मामले में उदार हो जाती है, मॉडरेट लिबरल हो जाती है, तो ऐसी फिस्कल पॉलिसी को, ऐसी राजकोषीय नीति को हम क्या कहते हैं? उदार राजकोषीय नीति। और जब सरकार ऐसा करती है, टैक्स कम करती है और अपने खर्चे बढ़ाती है या जनता पर ज्यादा खर्च करती है, तो क्या होता है? इंक्रीजिंग मॉनेटरी सप्लाई, यानी कि जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, मुद्रा का प्रसार बढ़ जाता है। जैसे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा दी गई, ठीक है, जिन चीजों पर सरकार सब्सिडी दे रही थी वो बढ़ा दिए गए। मान लीजिए 50 रुपए की छूट थी तो बढ़ा करके 100 रुपए कर दिए गए, ठीक है। अब आपको वो सामान 100 रुपए सस्ता मिलेगा। किसानों को कैसे सरकार उदार होती है, किसानों को कैसे छूट मिलती है? एमएसपी रेट बढ़ा दिए गए। एमएसपी रेट अगर 2000 थे तो 2500 कर दिए गए। अब सरकारी कीमत उनको 2500 मिलेगी, 500 रुपए यहाँ सरकार ज्यादा खर्च कर रही है। इसके अलावा सरकार और क्या कर सकती है? कैसे मुद्रा की सप्लाई बढ़ाएगी? सरकार टैक्स कम कर देगी, यानी कि जीएसटी कम कर दिया। अब जीएसटी जिन चीजों पर 10 रुपए लग रहा था उन पर 5 रुपए कर दिया, तो 5 रुपए यहां से भी हमारे बच रहे हैं। इनकम टैक्स कम कर दिए सरकार ने। अभी हम साल में 20,000 रुपए भरते थे, अब हम 10,000 भरेंगे, तो 10,000 रुपए हमारे यहां से बच रहे हैं। यानी कि सरकार द्वारा टैक्स में कमी करने से और सब्सिडी बढ़ाने से जो पैसे बच रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं हमारी जेब में, इससे क्या हो रहा है? इससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मुद्रा का प्रसार बढ़ रहा है। हमारे पास अतिरिक्त रुपया या अतिरिक्त धन आ रहा है, और इस अतिरिक्त धन से हम क्या कर रहे हैं? नए नए सामान खरीद रहे हैं, यानी कि हम नए सामान खरीद पाएंगे। जब हम नए सामान खरीद पाएंगे तब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक साइकिल आपको समझाएंगे कि जब सरकार उदार मौद्रिक नीति अपनाती है तो अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का चक्र आता है, और जब कठोर मौद्रिक नीति अपनाती है तो अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का चक्र का मतलब एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है अर्थव्यवस्था में, और फिर अर्थव्यवस्था उसी पर चलती है, ठीक है। तो
तो पहले हम उदार मौद्रिक नीति की बात कर रहे हैं। इसे एक्सपेंशनरी इसीलिए कहा गया है क्योंकि इससे मनी जो है वो बढ़ जाता है, मनी इंक्रीज होता है, हमारी जेब में और ज्यादा पैसे होते हैं खर्च करने के लिए। तो ये कब होता है? जब सरकार टैक्स कम करती है और सब्सिडी बढ़ाती है। तो इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जैसे कोई नया उद्योग शुरू कर रहा है, व्यापार में नया पैसा लगा रहा है, तो वो उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये कौन हुआ? इन्वेस्टर्स यानी कि निवेशक। तो इससे इन्वेस्ट बढ़ेगा, इन्वेस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, यानी कि उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगा, आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी। ठीक है। कंज्यूमर पर क्या असर पड़ेगा? यानी कि जब सरकार उदार मौद्रिक नीति बनाई है तो जो निवेशक हैं, जो उद्योगपति हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? वे ज्यादा उत्पादन करेंगे, और वे जब ज्यादा उत्पादन करेंगे तो क्या होगा? देश की आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी। दूसरी तरफ ग्राहक पर, आम आदमी पर, कंज्यूमर पर इसका क्या असर पड़ेगा? कंज्यूमर ज्यादा सामान खरीद पाएगा क्योंकि उसकी जेब में अब ज्यादा पैसा है, मनी की सप्लाई बढ़ रही है, तो ज्यादा सामान खरीद पाएगा, और जब ज्यादा सामान खरीदेगा तो क्या होगा? उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और बाजार में बिक्री बढ़ जाएगी, तो उत्पादन भी बढ़ेगा, बिक्री भी बढ़ेगी, मांग भी बढ़ेगी, पूर्ति भी बढ़ेगी, और इससे क्या होगा? देश की जीडीपी बढ़ेगी। चलिए इसको साइकिल के माध्यम से समझते हैं कैसे ये साइकिल काम करेगा। तो ये साइकिल दोनों में हम समझाएंगे आपको, कठोर मौद्रिक नीति में भी और उदार। अभी हम किसको समझ रहे हैं? उदार मौद्रिक, यानी कि जब मौद्रिक नीति बार बार आ जा रहा है, अभी लास्ट वीडियो में पढ़ाया था मैंने आपको। यहाँ राजकोषीय नीति की बात हो रही है। जब सरकार, अंडरस्टूड है, आप अगर मैं गलती से मौद्रिक नीति बोल दूं तो आप उसको समझ जाना, ये राजकोषीय नीति चैप्टर है, तो अंडरस्टूड है, राजकोषीय नीति की बात हो रही है। उदार राजकोषीय नीति, तो जब सरकार उदार राजकोषीय नीति अपनाती है, यानी कि सरकार जब टैक्स लगाने के संदर्भ में, सब्सिडी देने के संदर्भ में उदार हो जाती है, तब क्या होता है अर्थव्यवस्था में, उसको समझिएगा। ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब सरकार टैक्स कम कर देती है और सब्सिडी को बढ़ा देती है, तब सबसे पहला असर जो पड़ता है वो डिमांड पर। हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, वैसे तो साइकिल हम कहीं से शुरू कर सकते हैं, पर बेटर होगा आप यहाँ से। सबसे पहले डिमांड बढ़ती है। जैसे सरकार ने गैस की सब्सिडी बढ़ा करके 200 रुपए कर दिया, तो गैस अभी आपको 1200 रुपए का पड़ रहा था, अब आपको 1000 रुपए का पड़ेगा। 200 रुपए आपकी जेब में ज्यादा होंगे खर्च करने के लिए। ठीक है। तो इन 200 रुपए से आप ज्यादा सामान खरीदोगे, कोई भी सामान सही, जैसे आप कपड़े, मान लो आप कपड़े खरीदोगे इन 200 रुपए से। आप जब 200 रुपए से कपड़े खरीदोगे तो बाजार में कपड़े की बिक्री बढ़ेगी, और जो विक्रेता है, इस साइकिल को हम इधर ही ले चलते हैं, तो फिर क्या होगा? इससे उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि कपड़े की बिक्री बढ़ रही है, और जो सामान बिकता है व्यापारी या उद्योगपति उसी को बनाते हैं। तो जैसे ही आपने कपड़ा खरीदा, कपड़े का उत्पादन शुरू कर दिया गया, नई फैक्ट्रियां बना, आप और आपके जैसे बहुत सारे लोग, तो उससे क्या होगा? कपड़े का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, कपड़ों की फैक्ट्री में इन्वेस्ट किए जाएंगे, यानी कि डिमांड बढ़ी तो उत्पादन बढ़ाया जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा, कपड़े फैक्ट्री, नई फैक्ट्री कपड़े की खोली जाएंगी, उनमें निवेश किया जाएगा। जब कपड़े की नई फैक्ट्री खोली जाएंगी तो उसमें लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगा, नए लोगों की भर्ती की जाएगी, नए लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो नए लोगों को रोजगार मिलेगा उनको जब तनख्वाह मिलेगी तो उनकी क्या होगी? परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, उनकी क्रय क्षमता बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर का मतलब होता है उनकी जेब में खरीदने के लिए पैसा होगा। देखिए, आपको सरकार ने सब्सिडी देकर के आपकी क्रय क्षमता बढ़ाई, आपको कपड़ा खरीदने के लिए प्रेरित किया, और आपने जब कपड़ा खरीदा उसकी वजह से जो नई फैक्ट्री बनी उसमें एक और नए आदमी को तनख्वाह मिली और उसकी भी परचेसिंग पावर बढ़ गई। तो देखिए कैसे सरकार द्वारा किए गए खर्चे से एक नए व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है, नए रोजगार जनरेट हो रहे हैं। इसीलिए तो सरकार आपको सब्सिडी देती है कि आप खूब सामान खरीदें, और आप जब सामान खरीदेंगे तो सामान बनाए जाएंगे, और जब बनेंगे तो उनकी फैक्ट्री बनेगी, उत्पादन होगा तो नए लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा? परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो यह व्यक्ति और नई वस्तुओं को खरीद पाएगा, तो फिर एक नया साइकिल शुरू हो जाएगा, और ये जो साइकिल पर साइकिल बनते जाएंगे, इससे अर्थव्यवस्था की क्या होगी? प्रगति होगी, और अर्थव्यवस्था तीव्र
गति से आगे बढ़ेगी। तो ये कब हो रहा है? जब सरकार उदार हो रही है। ध्यान देना, ये उदार मौद्रिक नीति से हो रहा है, यानी कि जब जब सरकार राजकोषीय नीति को उदार करती है, जब सरकार एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करती है, तब अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि उस स्थिति में ग्राहक की क्रय क्षमता बढ़ जाती, ग्राहक ज्यादा सामान खरीद सकता है और उत्पादक ज्यादा सामान बनाने के लिए प्रेरित होता है, इससे जीडीपी बढ़ती है। ठीक, लेकिन इसके विपरीत, अच्छा, ये उदार मौद्रिक नीति सरकार अपनाती कब है? इससे तो सरकार को घाटा हो रहा है ना, घाटा हो रहा है भाई। एक तरफ सरकार खर्चे ज्यादा कर रही है और आमदनी कम कर रही है, यानी कि सरकार ने टैक्स तो कम कर दिए, और टैक्स से सरकार को क्या हो रहा था? आय हो रही थी, और सब्सिडी से यहाँ पर स्पेंडिंग यानी कि खर्चे बढ़ा दिए सरकार ने। तो सरकार ने अपने व्यय को बढ़ा दिया और आय को घटा दिया, तो इससे तो सरकार को घाटा हो रहा है। ऐसा क्यों करेगी भाई सरकार? तो ऐसा सरकार तब करती है जब अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो धीमी हो जाती है। इस वृद्धि दर को तेज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए सरकार ऐसा करती है। या मान लीजिए रोजगार का स्तर बहुत धीमा हो गया है, तो सरकार रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए ऐसा करती है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए सरकारें क्या करती हैं? उदार मौद्रिक नीति का सहारा लेती हैं। समझ में आ गया? अब इसके विपरीत सरकार क्या करेंगी? कठोर मौद्रिक नीति अपनाएगी, कठोर राजकोषीय नीति अपनाएगी, यानी कि सरकार जो एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी अपनाएगी। अब कठोर राजकोषीय नीति में सरकार जस्ट उलट हो जाती, कठोर हो जाती, हार्ड हो जाती है सरकार। और जब सरकार हार्ड हो जाती है तो क्या करती है? टैक्स बढ़ा देती है सरकार, टैक्स बढ़ा देती है। कौन कौन से टैक्स बढ़ा देगी सरकार? सरकार इनकम टैक्स भी बढ़ा देगी, और सरकार क्या करेगी? सरकार जीएसटी भी बढ़ा सकती है। लेकिन जीएसटी किन चीजों पर बढ़ाएगी? जो लग्जरियस गुड्स हैं, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, क्योंकि अगर दैनिक उपभोग की चीजों पर टैक्स बढ़ाएगी सरकार तो आम आदमी पर इसका बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो सरकार जब टैक्स बढ़ाती है और अपने जो खर्चे हैं उनमें कमी करती है, यानी कि जब सरकार अपनी आय को बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ा देती है और सरकार जब अपने खर्चे कम कर देती है और सरकार कठोर हो जाती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? बाजार से जो मनी है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि बाजार में या जो लोगों की जेब में पैसा है, या ये कहिए कि जो अमीरों की जेब का पैसा है वो निकाल लिया, क्योंकि गरीबों की जेब में तो पैसा कभी होता ही नहीं। चाहे देश की आर्थिक वृद्धि धीमी हो या तेज, गरीबों की जेब में इतना पैसा कहाँ होता? अगर होता ही तो वो गरीब ही क्यों होते? तो सरकार जब ऐसी नीति अपनाती है राजकोषीय नीति के तहत, जिसमें टैक्स बढ़ाए जाते हैं और सब्सिडी घटाई जाती है, तो उससे अर्थव्यवस्था से या बाजार से मुद्रा कम हो जाती है। इसी को कठोर राजकोषीय नीति कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे इन्वेस्टर्स पर भी बुरा असर पड़ता है और इससे कंज्यूमर पर भी बुरा असर पड़ता है। कंज्यूमर की डिमांड कम हो जाती है, लेकिन आप कहेंगे इससे तो किसी का भला नहीं हो रहा है, तो सरकार ऐसा करती क्यों है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सरकार ऐसा करती क्यों है ये बताने के लिए, मान लीजिए बाजार में मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ रही हो। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, और मुद्रास्फीति रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मुद्रास्फीति को अगर रोका नहीं गया तो क्या हो जाएगा? जो ये कागजी मुद्रा है, जो पेपर करेंसी है, इसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, इसका मूल्य खत्म हो जाएगा। और क्या होगा? इससे मुद्रा का मूल्य घटता जाएगा, वस्तु का मूल्य बढ़ता जाएगा। और क्या होगा इससे? इसका सबसे बुरा प्रभाव गरीब लोगों पर पड़ेगा। तो सरकार इसको रोकने का प्रयास करेगी। और क्या हो जाएगा? अगर इस महंगाई को, इस मुद्रास्फीति को नहीं रोका गया, ये लंबे समय तक चली, तो भविष्य में क्या होगा? भविष्य में फिर सामान इतना महंगा हो जाएगा कि उसकी बिक्री बहुत कम हो जाएगी, और बिक्री कम हो जाने के कारण फिर जो उत्पादक है, जो इस सामान को बनाता है, वो बनाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका सामान बिकेगा नहीं, क्योंकि महंगा बहुत हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो उसके उद्योग हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, वो बंद होते जाएंगे। अब कारखाने और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? जो उसमें हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी जॉब चली जाएंगी, उनकी नौकरी चली जाएंगी, तो बेरोजगारी फैल जाएगी, अर्थव्यवस्था मंदी में जा सकती है। ऐसा ना हो, इसलिए इस महंगाई या मुद्रास्फीति को एक नियंत्रित दायरे में रखना जरूरी है। तो इसका मतलब है जब महंगाई नियंत्रण से भी बाहर हो जाने वाली होती है,
आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उससे पहले सरकार इसको रोकने का प्रयास करती है और उसमें सरकार कठोर मौद्रिक नीति का सहारा लेती है, कठोर राजकोषीय नीति का सहारा लेती है। तो कठोर राजकोषीय नीति में सरकार क्या करती है ये समझ लेगा। सरकार जब टैक्स में वृद्धि करेगी और टैक्स में जब वृद्धि करेगी तो जो जिनकी आय अधिक है, ऐसे लोग जिनकी आय अधिक है, अधिक आय वाले लोग, अधिक आय वाले जो वर्ग हैं, जिनकी इनकम ज्यादा है, उन पर सरकार क्या करेगी, टैक्स लगा देगी। तो इनसे टैक्स लेकर के सरकार क्या करेगी, फिर जाहिर सी बात है कि सरकार इनसे टैक्स लेकर के इनकी क्रय क्षमता को कम करेगी। हम उस साइकिल पर वापस आ जाते हैं जिससे हमने आपको अभी अभी समझाया था। इस साइकिल की जरूरत फिर से पड़ गई। अब इस साइकिल को कठोर मौद्रिक नीति में कैसे ये साइकिल काम करता है। उदार मौद्रिक नीति में आपने देखा ये साइकिल बहुत तेजी से काम कर रहा था, स्पीड में था, इकोनॉमी को ग्रोथ मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर जो कठोर राजकोषीय नीति सरकार अप्लाई कर रही है, उसमें ये साइकिल कैसे काम करता है। सरकार ने अमीर लोगों पर टैक्स क्या किए, अमीर लोगों पर टैक्स बढ़ा दिए, ठीक है। और टैक्स बढ़ा करके सरकार ने उन लोगों के जेब का पैसा निकाला। तो उन लोगों की जेब का पैसा निकलने से क्या हुआ, उनकी डिमांड में कमी आई, डिमांड में कमी आई। क्योंकि अगर खरीदने से रोका नहीं जाएगा, जैसे मान लीजिए जिस आदमी के पास ज्यादा पैसा था वो ज्यादा सामान खरीद रहा था, महंगा होने के बाद भी खरीद रहा था, तो आम आदमी खरीद नहीं पा रहा था। तो सरकार क्या करेगी, सरकार इन लोगों को कम सामान खरीदने के लिए प्रेरित करेगी, तो इन पर टैक्स बढ़ा देगी। जब इन पर टैक्स बढ़ाए जाएंगे तो ये जब टैक्स देंगे तो जाहिर सी बात है इनकी क्रय क्षमता घट जाएगी, तो ये सामान कम खरीदेंगे। जब कम सामान खरीदेंगे जाहिर सी बात है इनकी क्रय क्षमता इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी, जब इनकी जेब का पैसा निकाला जाएगा तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और परचेजिंग पावर जब कम होगी, अब देखिए यहाँ एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन में कमी करना कभी भी अच्छा नहीं होता, ना तो मंदी के दौर में ना ही स्फीति के दौर में। तो हम एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन को छोड़ देते हैं, हम एक नए पेज पर नया साइकिल बनाते हैं। जब कीमत में बहुत, क्योंकि आपने देखा कीमत स्थिरता मुख्य उद्देश्य है राजकोषीय नीति का। अब मान लीजिए कीमत वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है, तो इस कीमत वृद्धि को रोकने के लिए सरकार कठोर राजकोषीय नीति कैसे अपनाएगी और इससे कैसे कीमत वृद्धि रोकी जाएगी, यही बेसिकली हमको आपको बताना है। सरकार ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिए, ठीक है, टैक्स बढ़ा दिए और अपने जो व्यय है वो घटा दिए। यही तो था हमारे चार्ट में, सरकार ने अपने टैक्स बढ़ा दिए और सरकारी व्यय घटा दिए। सरकारी व्यय घटाने का मतलब क्या है, सरकार ने जो अभी सैलरी बढ़ाई थी, सरकार ने जो बहुत सारे इंक्रीमेंट किए थे, वो अब सरकार नहीं देगी। तो सरकार ने ये सब करके अपने खर्चे कम कर लिए, या सरकार ने अपने व्यय कम करके आपकी जेब में नया पैसा। ध्यान दीजिएगा, जब सरकार अपने खर्चे बढ़ाती है, सरकारी व्यय बढ़ाए जाते हैं तो लोगों की जेब में पैसा आता है, और जब सरकारी व्यय कम किया जाता है तो लोगों की जेब से पैसा निकलता है, बाहर जाता है, ठीक है। जैसे सरकार ने जब गैस पर 200 रुपए की सब्सिडी दी थी तो आपके पास खर्च करने के लिए 200 रुपए थे, लेकिन अगर सब्सिडी 100 रुपए कर दी जाएगी तो सरकार का खर्चा कम हो जाएगा और आपके पास 200 की जगह 100 ही रुपए होंगे खर्च करने के लिए। तो सरकार अपने खर्चे में, व्यय में कमी करके बाजार से या लोगों की जेब में से पैसे निकालती है, जेब में नया पैसा नहीं डालती है, और टैक्स में वृद्धि करके लोगों की जेब का पैसा निकालती है। तो इन दोनों चीजों से ही क्या होता है, इनसे बाजार में जो मुद्रा है या लोगों की जो जेब में जो मुद्रा है, वह मुद्रा का जो प्रसार है वह क्या हो जाता है, मुद्रा का प्रसार, या हम भी प्रसार हटा दीजिए, मुद्रा का प्रसार धीमा हो जाता है। मुद्रा का प्रसार क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, क्योंकि आपकी जेब में कम पैसा है। एक तो सरकार ने अपनी सब्सिडी घटा दी और दूसरे आप पर टैक्स लगा दिए, तो आपकी जेब में अब पैसा कम रह जाएगा। जब आपकी जेब में पैसा कम होगा तो आप बाजार में वस्तुओं की जो डिमांड है,
जो मांग है वो कम करेंगे। जब बाजार में वस्तुओं की मांग कम होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी कीमतों में कमी हो जाएगी, कीमतें कम हो जाएगी, और जब कीमतें कम हो जाएंगी तो फिर मुद्रास्फीति भी नियंत्रित हो जाएगी। यानी कि जब कीमतों में वृद्धि होती है, जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो सरकार कठोर राजकोषीय नीति के द्वारा टैक्स बढ़ा करके और व्यय को घटा करके क्या करती है, कीमतों को कम करने का प्रयास करती है। क्योंकि सरकार जब टैक्स बढ़ाती है तो जाहिर सी बात है इसका सीधा प्रभाव ये पड़ता है कि हमारा जो पैसा है वो सरकार के पास चला जाता है, जो ग्राहक की क्रय क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारा पैसा सरकार के पास चला गया। और सरकार जब सब्सिडी कम करती है, सरकार जब सब्सिडी कम करती है तो हमारी जेब में नया पैसा नहीं आता, तब भी क्या होता है, हमारी क्रय क्षमता जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो जो लोग ज्यादा सामान खरीद करके महंगाई बढ़ा रहे थे उनको रोकने के लिए सरकार क्या करती है, क्योंकि टैक्स तो उन्हीं पर लगाए जाएंगे ना, किस पर लगाए जाएंगे, जो जिनकी आमदनी ज्यादा होगी, जिनकी इनकम ज्यादा होगी, तो टैक्स को बढ़ाकर सब्सिडी और अन्य सरकारी सहायता को कम करके सरकार बाजार से मुद्रा का प्रसार कम करती है। इससे मांग में कमी आती है और कीमतें जो कि बढ़ गई थी वो बैलेंस हो जाती हैं। तो इस प्रकार से सरकार अपनी राजकोषीय नीति में दो टूल्स का पालन करती है, पहले उदार और उसके बाद मतलब जिसकी जरूरत हो। सरकार उदार और कठोर राजकोषीय नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने का प्रयास करती है। और आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें कि ये कहाँ कहाँ और कैसे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये आभास हो रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर सरकार टैक्स बढ़ाएगी, ठीक है। और अगर मंदी आ रही है तो सरकार क्या करेगी, टैक्स घटाएगी। तो कैसे सरकार अपने टैक्स और अपने सब्सिडी का इस्तेमाल करके, टैक्स का मतलब है सरकार की आय, सब्सिडी का मतलब है सरकार के व्यय, और अगर इनमें कमी पड़ती है यानी कि सरकार की आय कम रह जाती है, व्यय ज्यादा हो जाते हैं, तो सरकार ऋणों के माध्यम से इनका प्रबंधन करती है। आज पर मैंने ऋणों पर, सरकारी ऋणों पर बहुत कम बताया क्योंकि इसको हम डिफिसिट मैनेजमेंट में बेसिकली पढ़ेंगे, हीनार्थ प्रबंधन में, ठीक है। जब सरकार के डिफिसिट या घाटे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो सरकार इसको कैसे मैनेज करती है और कैसे इसके लिए पूरा एक कानून बनाया है सरकार ने FRBA, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और कैसे सरकार इस ऋणों के माध्यम से, कैसे सरकार नई पूंजी का प्रबंध करके अपने घाटे पूरा करती है, क्या इससे घाटे पूरे हो जाते हैं या नई समस्या बन जाती है, इस पर हम अगले वीडियो में पूरी बात करेंगे। अब चलिए आ जाते हैं इसके कंक्लूजन पर, सारांश पर। हमने जितनी भी बातें पढ़ी और समझी उसका जो मेन निष्कर्ष है, जो निचोड़ है, वो ये है कि दुनिया में सबसे पहले यह प्रयोग किसने किया। ध्यान दीजिएगा, राजकोषीय नीति में खर्चे को बढ़ा करके, भारत की राजकोषीय नीति कैसी है, अगर ये प्रश्न यहां से पूछा जाए तो भारत की राजकोषीय नीति में सार्वजनिक व्यय हमेशा ज्यादा होते हैं, सार्वजनिक आय हमेशा कम होती है। तो सार्वजनिक व्यय को बढ़ा करके सरकार कैसे अपने उद्देश्यों को पूरा करती है, यह प्रयोग दुनिया में सबसे पहले किसने किया। यह प्रयोग दुनिया में सबसे पहले 1929 की मंदी में को दूर करने के लिए कीन्स ने किया। कीन्स एक अर्थशास्त्री थे और इन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकलिटी में अपनी बात कही कि अर्थव्यवस्था को अगर बचाना है, उस समय जो मंदी आई थी उससे अगर अर्थव्यवस्था को बचाना, ये मंदी अमेरिका में आई थी, उन्होंने कहा अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर लेकर के आना है तो सरकार को अपने खर्चे बढ़ाने होंगे। और सरकार को खर्चे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, सरकारी जो सुविधाएं हैं, जो सरकारी एक तरह से योजनाएं हैं, उन पर ज्यादा पैसे लगाने होंगे। जैसे सरकार को सब्सिडी बढ़ानी होगी, सरकार को अपने टैक्स घटाने होंगे। इनसे क्या होगा, आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी। क्योंकि अर्थव्यवस्था में क्या हो गया था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक ग्रोथ जीरो हो गई थी, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुके थे, उत्पादन खत्म हो चुका था, जीडीपी की बहुत बुरी हालत थी। तो अमेरिकी और विश्व की, क्योंकि अमेरिका का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा था, तो उस समय वहां अमेरिका में मंदी से बाहर निकलने के लिए कैसे कीन्स ने वहां की सरकार को राजकोषीय नीति के तहत ज्यादा से ज्यादा व्यय करके
टैक्स को कम करके और सब्सिडी को बढ़ा करके मंदी से बाहर निकले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम हमारे मंदी चैप्टर में आपके लिए लेकर के आएंगे। तो मुझे उम्मीद है राजकोषीय नीति के पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप अच्छे से समझ गए होंगे। किसी दिन एक स्पेशल वीडियो में आपके लिए हम मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दोनों को एक साथ ज्वाइन करके बताएंगे कि ये दोनों साथ साथ कैसे एक दूसरे के पूरक हैं और कैसे ये दोनों मिलकर के अर्थव्यवस्था को बैलेंस करती हैं, क्योंकि ये सेपरेट नहीं है। ओवरऑल आरबीआई और सरकार दोनों ही ये चाहते हैं कि इकोनॉमी बैलेंस रहे, प्राइस स्टेबल रहे। तो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति कैसे एक दूसरे की पूरक है, यहाँ कार्य बांट दिए गए हैं कि आरबीआई का कार्य है कि वो बैंकों के माध्यम से, इंटरेस्ट रेट के माध्यम से मार्केट में मनी फ्लो को बैलेंस करे, और सरकार का काम है कि वो कैसे अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपनी नीतियों के माध्यम से, बजट के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को बैलेंस करे। दोनों के उद्देश्य सेम ही है। तो इसके साथ ही यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब क्वेश्चन इसके हम देंगे तो उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।